हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी और गंगा पाठ्य पुस्तिका से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चैप्टर पढ़ा था, कुछ ऐसी भी बातें होती हैं, जिसमें यतेंद्र मिश्र जी ने लता मंगेशकर जी का साक्षात्कार लिया है, जिसमें वो कुछ प्रश्न करते हैं, उन्हीं के हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो आइए इसी को हम आज की क्लास में भी कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं मेरे अनुभव मेरे विचार पर। तो चलिए, अब लता मंगेशकर जी का जो साक्षात्कार हुआ था उसी में आगे के प्रश्न हैं मेरे अनुभव मेरे विचार। अपने अनुभवों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर कोई बात तुम्हें सही लगती तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। क्या आप किसी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जब आपको किसी सही बात पर अकेले खड़ा होना पड़ा हो? कब और क्यों? तो देखिए, यहाँ पर लता मंगेशकर जी ने कहा कि अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने पिताजी से सीखा था। तो यहाँ पर लेखक हमें प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप किसी ऐसी स्थिति से गुजरे हैं जो आपको किसी सही बात पर अकेले खड़ा होना पड़ा हो? कब और क्यों? तो ये सभी बच्चों के अपने अनुभव होंगे, अपने विचार होंगे, जो भी आपके साथ हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति क्या आप लोगों के सामने भी आई है? हाँ, मेरे जीवन में ये एक उदाहरण के लिए है, बाकी आप अपने अनुभव ही लिखेंगे। मेरे जीवन में एक ऐसी स्थिति तब आई थी जब विद्यालय के एक सामूहिक प्रोजेक्ट के दौरान मेरे साथियों ने अधिक अंक पाने के लिए इंटरनेट से सामग्री सीधे नकल करने का निर्णय लिया। मुझे यह बात गलत लगी क्योंकि यह हमारी मेहनत की थी। हालांकि मेरे दोस्त एक तरफ थे, फिर भी मैं अपनी बात पर अकेला खड़ा रहा। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं स्वयं शोध करके और अपनी भाषा में लिखकर प्रोजेक्ट पूरा करूंगा। अंत में मेरी ईमानदारी देखकर शिक्षक ने न केवल मेरे काम को सराहना की, बल्कि मेरे साथियों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। तो ऐसी ही कोई घटना जिस समय आपको जो है सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए जो है अकेले ही खड़ा होना पड़ा हो, आप भी अपने जो अनुभव हैं जो आपके साथ हुआ है उसे आप साझा कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, चलिए। दूसरा प्रश्न है, बाबा ने जैसे सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। आपके परिवार में भी कोई ऐसी सीख या नियम अवश्य होंगे जिनका पालन आप किसी के याद दिलाने दिलाए बिना स्वतः करते होंगे। उनके विषय में आपको बताना है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो प्रसिद्ध गायिका हैं लता मंगेशकर जी, तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि बाबा ने जो सिखाया था उन सब पर हम भाई बहनों ने चलने का प्रयास किया। तो आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा, आपके कोई गार्जियन होगा, या आपके बड़े हो सकते हैं, वो आपके पिता हो सकते हैं, माता हो सकती हैं, या दादा दादी, कोई भी, या फिर कोई भी आपके जो जान पहचान में है, जिनसे आप इतने प्रभावित हुए होंगे कि आप जो है उनकी याद दिलाए बिना उनके पग पर, उनके रास्ते पर आप चलते होंगे। तो आपको बताना है, हाँ, मेरे परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण सीख दी है समय की पाबंदी और दूसरों का सम्मान। अपने हमारे घर में यह नियम है कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, हम सभी को एक दूसरे की बात पूरी होने तक चुप रहकर सुनना चाहिए और समय पर अपने कार्य पूर्ण करने चाहिए। इस सीख का पालन मैं बिना किसी के याद दिलाए स्वतः करता हूँ। उदाहरण के लिए सुबह समय पर उठना और अपनी पढ़ाई की मेज खुद व्यवस्थित करना अब मेरी आदत बन चुकी है, जिसके लिए मुझे किसी के टोकने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। तो आप इसी तरह से आप भी जो है कोई और जो आपके परिवार से आपको मिली मिली होगी सीख, उसको भी आप लिख सकते हैं। पहले दिन गुड़ी बांधने के बाद 9 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। आप भी अपने घर में किसी पारंपरिक पर्व का को विशेष तरीके से मनाते होंगे, उसका वर्णन कीजिए। हमारे घर में दीपावली का पर्व बहुत विशेष तरीके से मनाया जाता है। केवल बाजार की रोशनी के बजाय
हम घर पर मिट्टी के दिए खुद रंगते हैं और उनमें तेल व रुई की बत्ती लगाकर घर के कोने कोने में सजाते हैं। मेरी माँ घर के मुख्य द्वार पर चावल के आटे और रंगों से पारंपरिक रंगोली बनाती है। हम इस दिन पटाखों के बजाय घर में बने पकवानों का आनंद लेते हैं और अपने पड़ोसियों और लोगों के साथ खुशियां बांटते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यह आत्मीयता का भाव इस पर्व को हमारे लिए खास बना देता है। और हो सकता है आपके घर में किसी और त्योहार पर ऐसा ही कुछ होता होगा, तो उसे आप साझा करेंगे। ठीक है, चलिएगा। बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में यह मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह भी अब खत्म हो गया है। पाठ में आपने पढ़ा कि लता मंगेशकर के बचपन से अब तक उत्सवों से जुड़ी अनेक परंपराएं बदल रही हैं। कौन कौन सी परंपराएं बदल गई हैं, अपने घर परिवार में बातचीत करके पता लगाइए कि विभिन्न त्योहारों को मनाने के तरीकों में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं। तो यहाँ पर लता जी ने कहा है कि बिल्कुल ठेठ गवई अंदाज में लोग जो है मंगला गौर का उत्सव मनाया जाता था। जो क्षेत्रीय लोग हैं वो क्या करते थे, मंगल गान गाया करते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता यानी कि धीरे धीरे वह भी अब खत्म हो गया है। यानी कि जो हमारी परंपराएं थी वो धीरे धीरे जो है खत्म होती जा रही है। तो पाठ में आपने पढ़ा कि लता मंगेशकर के जो बचपन से अब तक उत्सवों से जुड़ी अनेक परंपराएं बदल रही हैं। कौन कौन सी जो परंपराएं थी वो बदल गई हैं। अपने घर परिवार में आप लोग भी बात कीजिए, अपनी मम्मी पापा दादा दादी से आप बात कीजिए कि पहले जब शादी होती थी या कोई जो है घर में कोई मंगल कार्य होता था तो क्या कुछ जो है हमारी रीति रिवाज थी, क्या कुछ होता था हमारे घर में। ये सब आप अपने परिवार से पूछेगा। और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप जहां आज बच्चे मोबाइल फोन के अंदर घुसे रहते हैं, हम अपनी रीति रिवाज अपनी परंपराओं को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं और ना ही हम कभी जिक्र करते हैं अपने बड़ों से। लेकिन इस पाठ के माध्यम से हमें जो है उन परंपराओं उन रीति रिवाजों को पूछने के लिए कहा जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और आपको पूछना भी चाहिए। आप अपनी दादा दादी से पूछिए कि पहले कौन कौन सी हमारी परंपराएं थी, पहले क्या कुछ हमारे घर में होता था। जब शादियां होती थी या कोई जो है घर में कोई शुभ काम हो रहा है तो क्या क्या चीजें हमारे घर गांव में होता था, ये सब बातें आपको पूछनी चाहिए। यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। और त्योहारों में हम क्या क्या चीजें बनाते हैं, क्या हमारे किस त्योहार में कौन से पकवान बनाया जाता है, कैसे हम कपड़े पहनते हैं, हमारे जो विरासत है यानी कि जो हम गहने कपड़े उन सबको हम भूलते जा रहे हैं। ये सारी बातें आप पूछिएगा। यही इस चैप्टर के माध्यम से भी आपसे यही प्रश्न किया जा रहा है कि आप जो हैं आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जो परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं हम जो है पीछे छोड़ते जा रहे हैं और नई संस्कृति को जो है हम अपना रहे हैं। और संस्कृति भी क्या, अब तो बस एक फोन बच्चों को या समाज को दे दो, एक दूसरे से हम लोगों का बात करना सब बंद है, क्योंकि हम फोन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है ना। तो ऐसी परंपराएं आपके परिवार में भी होती होंगी कि वो त्योहारों को किस तरह से मनाते थे। ये सारी बातें आपको पूछना है। तो अपने घर परिवार में बातचीत करने पर पता चला कि त्योहारों को मनाने के तरीकों के निम्नलिखित प्रमुख बदलाव आए हैं। देखिए, जब पहले जमाने में त्योहार मनाया जाता था तो सभी हमारे जो रिश्तेदार थे, परिवार के लोग इकट्ठे होते थे, एक जगह पर सबसे जो है वो मिठाइयां बांटते थे, एक दूसरे से जो है गले मिलते थे और प्यार जो है व्यवहार सबके साथ जो है आत्मीय संबंध सबका रहता था। अब कोई भी व्यक्ति जो है किसी के घर जाना नहीं चाहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कमी आई है आज के समाज में, वो पहली कमी है सामूहिकता की कमी। पहले होली या दिवाली जैसे त्योहार पूरा मोहल्ला जो है मिलकर मनाता था, लेकिन अब यह केवल परिवार के भीतर जो है सिमट कर रह गया है। जो पहले था होली और दीपावली, पूरा मोहल्ला पूरे जो है आपके रिश्तेदार जो आपके परिवार के लोग हैं सब साथ में मिलाते थे, लेकिन आज जो है ये सब जो है बिल्कुल भीतर तक परिवार के अंदर तक ये जो है सीमित रह गया है। डिजिटल प्रभाव, पहले लोग एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते थे,
लेकिन अब इसकी जगह जो है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के संदेशों ने ले लिया है। और ये बात मैं अभी तक जिक्र भी कर रही थी कि हम जो है आप किसी को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, किसी को हम धन्यवाद भी करते हैं, तो हम जो है एक व्हाट्सएप मैसेज में उसको जो है निपटा देते हैं। पहले हम एक दूसरे के घर जाते थे, उनसे जो है घर में बैठ करके जो है दो बातें होती थी, लेकिन अब हमारा एक मैसेज जाता है, बस यही हमारी जो है सोशल हमारी दुनिया यहीं तक रह गई है। तो इससे जो है बहुत प्रभाव पड़ा है ना। तो दिखावा और बाजारवाद, उत्सवों में अब पारंपरिक गीतों और घर के बने हुए पकवानों की जगह डीजे और बाजार के मिलावटी मिठाइयों ने ले ली। जहां पहले क्या होता था, जब त्योहार आते थे तो घर में अनेक प्रकार के पकवान शुद्ध तरीके से बनाए जाते थे। आज लोग आलसी हो गए हैं, लोग घर में बनाना नहीं चाहते हैं, सारी चीजें आपको आर्टिफिशियल चाहिए, बाजार से लेकर के आप सब चीज लेकर के घर में आप उसे जो है फिर परिवार को बांटते हैं। और पहले जहां लोग मंगला गौर जैसे संगीत गाया करते थे, यानी कि घर की और जो पास पड़ोस की जो हैं जो औरतें थी वो आपस में मिल करके गान करती थी, वहां अब जो है डीजे बजता है और उसी में लोग जो है मनोरंजन करते हैं। तो अब जो है जो पारंपरिक गीत हैं वो भी बंद हो चुके हैं, और साथ में जो है जो पकवान घर में बनते थे, जो हमारी परंपरा थी, वो सब बंद हो चुका है। पारंपरिक गीतों का लोप हो चुका है। जैसे लता जी ने मंगला गौर के बारे में बताया है, वैसे ही अब विवाह या अन्य शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले लोकगीत जैसे सोहर हो गया, बधाई हो गया, वो कम सुनाई देते हैं लेकिन कम सुनाई देते हैं। चलिएगा, तो आप भी जो है कुछ और लिख सकते हैं। विद्या से संवाद, साक्षात्कार की पड़ताल, ऐसी भी बातें होती हैं। एक साक्षात्कार है, साक्षात्कार में एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर देता है। साक्षात्कार विद्या के कुछ मुख्य बिंदु आगे दिए गए हैं। इस साक्षात्कार में से इन मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करने वाली पंक्तियों को ढूंढ कर लिखिए। देखिए यहाँ पर ये एक साक्षात्कार है, जिसको आप अंग्रेजी में इंटरव्यू भी कहते हैं ना। साक्षात्कार हो रहा है किसका? लता जी का। तो साक्षात्कार क्या है? जिसमें एक व्यक्ति प्रश्न करता है और दूसरा जो है जिसका साक्षात्कार हो रहा होता है वो उत्तर देता है। तो यहाँ पर साक्षात्कार के कुछ मुख्य बिंदु हैं। साक्षात्कार लेने वाले का नाम और जिसका साक्षात्कार किया गया उसका नाम, उत्तर, उसमें साक्षात्कारकर्ता और लता मंगेशकर का उल्लेख मिलता है। प्रश्नोत्तर क्या है आपका? आपको संगीत की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे बचपन से ही संगीत का वातावरण मिला था। भावनात्मक जो वातावरण है, मुझे अपने गाने और रिकॉर्डिंग के अलावा किसी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती थी। आमंत्रण, स्वागत और परिचय, साक्षात्कार की शुरुआत में उनका परिचय दिया गया और आदर पूर्वक बातचीत की गई। उत्तर देने की शैली का संकेत। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु रहे जब साक्षात्कार लिया जा रहा था। उनके उत्तर सरल, स्पष्ट और अनुभव पर आधारित थे। जैसे अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो। विचार और उदाहरण क्या इसमें? अगर कोई बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। संस्मरण, पहले के दौर, क्या वो जो है याद यहाँ पर आती है। पहले के दौर पर पुरुष और स्त्रियां आवाजों के कोरस हम लोगों के गीतों के साथ ही रिकॉर्ड होते थे। समापन में उन्होंने क्या कहा? अंत में उनके विचारों और अनुभवों के साथ साक्षात्कार जो है समाप्त होता है, जिसमें अनेक जीवन और संगीत के प्रति जो है दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है उसे आपको बता सकूं। इस कथन से साक्षात्कार की शैली के विषय में क्या पता चलता है? क्या यह औपचारिक संवाद है या आत्मीय बातचीत? अपने विचार तर्क सहित लिखिए। यह कथन साक्षात्कार की आत्मीय बातचीत को दर्शाता है, न कि औपचारिक संवाद को। ठीक है, तर्क क्या है? मैं कोशिश करूंगी जैसे शब्द विनम्रता और अपनापन दिखाते हैं। देखो यहाँ लता जी ने क्या कहा कि मैं कोशिश करूंगी। ये जो शब्द हैं ये विनम्रता और अपनापन दिखाते हैं, है ना। इसमें साक्षात्कार देने वाली श्रोता से सीधे जुड़ने का प्रयास कर रही है। जो साक्षात्कार देने वाली है यानी लता जी हैं, वो श्रोताओं से, सुनने वालों से सीधे जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। भाषा उनकी सरल है, सहज है और मित्रवत है, जो औपचारिकता से अलग है। इसलिए यह साक्षात्कार जो है आत्मीय है,
सहज है और संवादात्मक शैली में किया गया है। तो इसमें जो है लता जी ने क्या कहा कि मैं कोशिश करूंगी जैसे शब्द ये विनम्रता और अपनापन को दिखाते हैं, और इसमें जो साक्षात्कार देने वाली हैं लता जी, उन्होंने श्रोताओं से सीधे जुड़ने का प्रयास किया है ना। उनकी भाषा सरल है, सहज है और मित्रवत है, ठीक है, जो आपको औपचारिकता से अलग रखता है। चलिए, आपका साक्षात्कार आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। प्रस्तुत पाठ में विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व का साक्षात्कार दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप भी लता मंगेशकर के इस साक्षात्कार में उपस्थित हैं। आप लता जी से कौन से प्रश्न पूछते और क्यों पूछते? तो ये आपकी कल्पना पर आधारित है। तो इस प्रश्न को बेटा आप लोग करेंगे क्योंकि ये कल्पना पर आधारित है। तो एक तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछते कि रियाज और एकाग्रता पर प्रश्न। दीदी, आज के दौर में जहाँ हर तरफ शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजें, डिस्ट्रैक्शन जो है हो जाता है, बहुत है, एक संगीत साधक अपनी एकाग्रता कैसे बनाए रखे? क्या आपके रियाज का कोई ऐसा विशेष समय या तरीका था जिसने आपकी आवाज को दर्शकों तक एक जैसा बनाए रखा? क्यों? मैं यह जानना चाहता हूँ कि इतनी लंबी और व्यस्त यात्रा में उन्होंने अपनी आवाज की गुणवत्ता और मानसिक शांति को कैसे सुरक्षित रखा ताकि आज के विद्यार्थी उससे सीख सकें। देखो, बहुत आजीवन उन्होंने संगीत को अपना जीवन समर्पण कर दिया था। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि आज जो है हमारे दौर में जहां हम 2 घंटे बैठ नहीं सकते हैं पढ़ने के लिए, आजीवन उन्होंने एक ही चीज पर कैसे फोकस किया, एक साधना की तरह जो है पूरे जीवन वो संगीत को उन्होंने अपना समर्पण कर दिया। तो आज हमारे सामने बहुत सारी चीजें हैं जो हमें भटकाती हैं। हम जो है एक चीज में एकाग्र नहीं रह सकते हैं, है ना। और कुछ दिन अगर हम एक काम को करते हैं तो फिर हमारा दिमाग, हमारा जो है माइंड एक दिन एकदम से जो है चेंज भी हो जाता है कि नहीं, हमें दूसरा काम करना चाहिए। हम एक कार्य के प्रति समर्पित नहीं रह पाते हैं। तो बहुत सारी जो है हमारी भटकाने वाली जो है चीजें आ जाती हैं। तो एक संगीत साधक अपनी एकाग्रता कैसे बनाए रखे? क्या आपके रियाज का कोई ऐसा विशेष समय या तरीका था जिसने आपकी आवाज को दशकों तक एक जैसा बनाए रखा? क्यों? मैं यह जानना चाहता हूँ कि लंबी और व्यस्त यात्रा में उन्होंने अपनी आवाज की गुणवत्ता एवं मानसिक शांति को कैसे सुरक्षित रखा ताकि आज के विद्यार्थी उनसे कुछ सीख सके। कि एक ऐसे व्यक्ति भी थी, एक ऐसी जो है महिला भी थी जिन्होंने आजीवन संगीत की साधना की, ठीक है, बिना किसी डिस्टर्ब के, बिना किसी जो है भटके हुए, अपने रास्ते से बिना भटके हुए जो है वो एकाग्रता से उस रास्ते पर चली। तो प्रकृति और संगीत के संबंध पर प्रश्न। कहा जाता है कि संगीत प्रकृति के बहुत करीब है। क्या आपको कभी पहाड़ों, बारिश या पक्षियों की चहचहाहट में कोई विशेष धुन या ताल सुनाई दी जिसे आपने अपने किसी गीत में उतारने का प्रयास किया हो? लता जी की आवाज में एक नैसर्गिक शुद्धता थी, प्राकृतिक। मैं यह समझना चाहता कि प्रकृति उनके रचनात्मक जीवन को किस प्रकार प्रेरित करती है। क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति लगाव पर प्रश्न। आपने भारत की लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं में गीत गाए हैं। किसी ऐसी भाषा का गीत रिकॉर्ड करते समय जिसे आप पूरी तरह नहीं जानती थी, आप उस भाषा की आत्मा और भावनाओं को इतनी सटीकता से कैसे पकड़ लेती थी? यह प्रश्न उनके सीखने की क्षमता और भाषाई बारीकियों के प्रति उनके सम्मान को समझने के लिए होता। नई पीढ़ी और तकनीकी पर प्रश्न। आज ऑटो ट्यून एवं एआई जैसी तकनीकी आ गई है जो बेसुरे को भी सुरीला बना देती है। क्या आपको लगता है कि तकनीक के इस बढ़ते प्रभाव से संगीत की वह आत्मा या साधना कहीं खोती जा रही है? क्यों? मैं तकनीकी युग में शास्त्रीय साधन के महत्व पर उनके बेबाक विचार जानना चाहता हूँ।
संगीत के सामाजिक प्रभाव पर प्रश्न। आपके कई गीत ऐसे ए मेरे वतन के लोगों सुनकर पूरा देश रो पड़ा था। क्या आपको लगता है कि संगीत समाज की कड़वाहट मिटाने और शांति लाने का सबसे सशक्त माध्यम हो सकता है? मैं संगीत की उस शक्ति पर उसकी राय जानना चाहता जो सीमाओं और विवादों से परे इंसानी दिलों को जोड़ने की क्षमता रखती है। चलिएगा, ये कुछ यहाँ पर प्रश्न हो जाते हैं। अब विषयों से संवाद। एक स्टूडियो से दूसरे और तीसरे स्टूडियो में चक्कर में ही पूरा दिन बीत जाता था, है ना। तो इस पर जो है कुछ आगे प्रश्न हैं जो कि हमने साक्षात्कार में भी पढ़े थे, ठीक है। तो 1942 में अपने पिता की मृत्यु के बाद लता मंगेशकर ने अकेले अपनी माँ, छोटे भाई बहनों की देखभाल की और अपने घर को संभाला। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। तब महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। उस समय बहुत सुबह से रात तक एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भागते हुए लता जी के एक दिन की कल्पना कीजिए। उस भागदौड़ में भी वे किन किन चुनौतियों का सामना करती होंगी। संकेत: भोजन, यात्रा, भाड़ा, सुरक्षा, थकान, ये सारे जो है आपको संकेत दिए गए हैं। तो आपको ये कल्पना करना है कि इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में जो है उन्होंने काम किया, तो क्या क्या उनके सामने चुनौतियां आई होंगी। और ये आपके सामने संकेत भी है। भोजन की उनको क्या दिक्कत, देखो इतने पूरे दिन जब व्यक्ति काम करता है तो कहीं ना कहीं उसे जो है भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। यात्रा भाड़ा, जब इधर से उधर जा रही है तो उनको जो है यात्रा के लिए कुछ पैसों की भी दिक्कत हुई होगी, थकान भी हुई होगी। और देखिए एक जो स्त्री जो है जब एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जा रही है तो उसकी सुरक्षा का भी जो है यहाँ पर प्रश्न उठ जाता है। तो आपके विचार से उनको जो है क्या किन किन परेशानियों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, ये सब आप यहाँ पर संकेत के माध्यम से उसका उत्तर लिखिएगा। बाकी प्रश्न आप घर में कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।